हाँ जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आपको पता है कि इस बार जो सिलेबस है एफपीएससी का वो थोड़ा सा डिफरेंट आया है सबका से, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में हमें चीज़ें करनी होगी। तो फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा है स्पोर्ट्स फिलॉसफी के हवाले से, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फिलॉसफी में देखेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने डेफिनेशन देखनी है, या फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है फिलॉसफी कहते किसे हैं, व्हाट इज फिलॉसफी, ठीक है। इट इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, philo which means love and sophia which means wisdom, ठीक है। तो ये 2 ग्रीक वर्ड्स यानी कि 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है फिलो, जिसका मतलब है लव, एंड सोफिया जिसका मतलब है विजडम, ठीक है। सो फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम, तो इसलिए फिलॉसफी को क्या कहा जाता है, लव ऑफ विजडम कहा जाता है। अब यहाँ से ही मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये जो हम लोगों ने 2 लाइन्स तकरीबन पढ़ी हैं, तो इनमें से आप लोगों के एक एमसीक्यूज तो पक्का है, ठीक है। या तो वो पूछ सकते हैं कि फिलॉसफी कौन से किस जबान का लफ्ज है, ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है। या फिर वो पूछ सकते हैं फिलो या सोफिया का मतलब क्या है, या फिर वो पूछ सकते हैं कि फिलॉसफी किसे कहते हैं, तो फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आते हैं, और इनमें से एक सवाल पक्का होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी टू द पॉइंट डेफिनेशन की बात करें, फिलॉसफी इज अ सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। अब ट्रूथ और रियलिटी यानी कि सच्चाई और हकीकत को समझना या उसकी तलाश करना किसके जरिए, लॉजिकल रीजनिंग के जरिए। मतलब आप अपना दिमाग लगाकर, अपनी सलाहियतें, दिमागी सलाहियतें लगाकर ये फैसला करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। हकीकत में क्या चीज एग्जिस्ट करती है, क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बताऊं आप लोगों को कि जैसे कि हम कहते हैं कि दिन को रोशनी होती है, रात को अंधेरा होता है, ठीक है। तो ये आप अपना दिमाग लगा कर सोचेंगे कि क्या ये बात वाकई सच है। अगर मैं कहूँगी जी नहीं, दिन को अंधेरा होता है, रात को जो है रोशनी होती है, तो आप अपना दिमाग लगाकर, अपनी दिमागी सलाहियतें लगाकर देखेंगे कि क्या ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी जो दिमागी सलाहियतें होती हैं उनको लगाकर सच्चाई या हकीकत की तलाश करना, ये क्या कहलाती है, ये फिलॉसफी कहलाती है, ठीक हो गया। अगर इसमें एक और एमसीक्यूज आ जाता है, फादर ऑफ फिलॉसफी इज, तो सोक्रेट्स जो है, सकरात जो है, वो फादर ऑफ फिलॉसफी हैं, ठीक है। इनको फादर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फिलॉसफी इज द नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, यानी कि हम सच्चाई और हकीकत के बारे में जो इल्म हासिल करते हैं, ठीक है, उसको फिलॉसफी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके 2 एमसीक्यूज इसी एक स्लाइड में से आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कुछ एक डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कुछ फिलोसफर्स की। तो इसमें फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्लाटो, ठीक है। अफलातून की अगर हम पढ़ें तो फिलॉसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये कहता है कि जो नॉलेज है, जो इल्म है, ठीक है, उसको एक्विजिशन यानी कि हम किस तरह से जो है इल्म को हासिल कर सकते हैं। फिलॉसफी हमें बताती है कि हम किस तरह से इल्म हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इल्म हासिल करने के तरीकों को जो है ये प्लाटो ने जो है फिलॉसफी का नाम दिया। इसके बाद कार्ल मार्क्स हैं, फिलॉसफी इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट, ठीक है। तो इसने कहा है कि दुनिया को, यानी कि ये फिलॉसफी ऐसी चीज है कि आप अगर दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको, आप जो वर्ल्ड है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स के नजदीक फिलॉसफी है। इसके बाद है कॉलरिज, इसने कहा है साइंस ऑफ साइंसेस, कि फिलॉसफी जो है वो तमाम साइंसेस की साइंस है। किस तरह से, यानी कि आप फिलॉसफी के अंदर जो है बाकी जो होती हैं साइंसेस, उनको पढ़ सकते हैं, या इसकी बेस पर जो है आप बाकी साइंसेस को पढ़ सकते हैं। इसीलिए फिलॉसफी एक बेसिक चीज़ है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जो फिलॉसफी है वो एक बेसिक चीज़ है, इस वजह से इसको साइंस ऑफ साइंसेस कहा जाता है, ठीक हो गया जी। अरिस्टोटल, साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ, यानी कि ये जो कुदरत होती है, ठीक है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। कुदरत किस तरह से एग्जिस्ट करती है, हमें कुदरती चीजें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है।
तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो साइंस इस्तेमाल होती है अरिस्टोटल के नज़दीक, वो क्या है, वो फिलॉसफी कहलाती है। ठीक है जी। सिसरो ने कहा है मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, मतलब जितनी भी जो आर्ट्स की जो हैं उनमें उनकी मदर क्या कहलाती है, उनकी मदर फिलॉसफी कहलाती है। मतलब फिलॉसफी की बेस पर जो है आप लोग कह सकते हैं कि जैसे आप लोग कपड़ों की डिजाइनिंग करना सीखते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई फिलॉसफी शामिल होती है। ठीक है, आप कोई इमारत तामीर करते हैं तो इसमें भी आप लोग जो है फिलॉसफी को इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि जो भी आप लोगों के आर्ट होता है, आर्ट जो आप लोगों का फन होता है, ठीक है, वो किससे जन्म लेते हैं, वो आपकी फिलॉसफी से ही जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक डेफिनेशंस थी कुछ फिलोसफर्स के नज़दीक। अच्छा जी, इसमें हम ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी 3 मेन टाइप्स ऑफ जो हैं फिलॉसफी हैं, 3 मेन ब्रांचेस हैं। इसमें फर्स्ट आ जाती है मेटाफिजिक्स। ठीक है, मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें, इट डील्स विद व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि हकीकत में क्या मौजूद है या हकीकत में क्या है। ठीक है, या नेचर हकीकत में क्या है, कुदरत हकीकत में क्या है, तो ये इस चीज को डील करती है। इट इज कंसर्न विद रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, यानी कि हकीकत क्या है, हकीकत में एग्जिस्ट क्या करता है, हकीकत में स्लाइड्स मौजूद शो क्या नहीं है। हो रही। स्लाइड नहीं शो हो रही किसी को? जी, बाकी सबको हो रही है या सिर्फ किसी को भी नहीं हो रही? बस आप बोल रही हैं। नेटवर्क का कोई इशू होगा फिर आपकी तरफ। ओके जी। जी, जी। मेटाफिजिक्स की मैं बात करूं तो इसमें मैंने कहा है कि नेचर ऑफ रियलिटी को ये जो है जाहिर करती है, मतलब रियलिटी में क्या चीज़ है, हकीकत क्या चीज़ है और हकीकत में एग्जिस्ट क्या चीज़ कर रही है, यानी कि मौजूद क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसमें 3 सब टाइप्स आ जाती हैं, इनमें आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे कि ऑन्टोलॉजी है, ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कि एक चीज़ क्या वाकई मौजूद है, वो किस हालत में मौजूद है, वो कहाँ पर मौजूद है, उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है किसी चीज़ के मौजूद होने के बारे में जितनी भी होता है वो सारा किस में हम पढ़ते हैं, वो हम ऑन्टोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो हमारी यूनिवर्स है, हमारी जो कायनात है, वो कब बनी थी, कैसे बनी थी, कहाँ पर बनी थी, किस तरीके से बनी थी। ठीक है, तो ये सारा जो यूनिवर्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, ये किस में आ जाता है, ये कॉस्मोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है थियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ रिलीजन, मतलब जितने भी दुनिया में हमारे मज़ाहिब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, हिंदुइज़्म हो गया, बुद्ध मत हो गया, तो ये जितने भी जो रिलीजन हैं, ठीक है, इन जितने भी मज़ाहिब हैं, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, थियोलॉजी कहा जाता है। इनमें से एमसीक्यू ज़रूर आता है, ये जो सब ब्रांचेज है ना आगे, सब डिवीजन, इनमें से एमसीक्यू ज़रूर आता होता है। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि कौन सी ब्रांच या कौन सी जो है यहाँ पर, जैसे ऑन्टोलॉजी है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉस्मोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्स, थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, तो ये आप लोगों ने ये ज़रूर याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है फिलोसफी की, वो है एपिस्टेमोलॉजी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, जो आप लोग इल्म हासिल करते हैं उसकी नेचर क्या है, आप कहाँ से हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, क्यों हासिल करते हैं, उसका मकसद क्या है, तो ये सारा जो है हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। लॉजिक इज़ अ की डायमेंशन टू एपिस्टेमोलॉजी, तो इसमें 2 किस्म के लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ जो हैं लॉजिक्स इस्तेमाल किया जाते हैं। फर्स्ट में आ जाते हैं डिडक्टिव लॉजिक और जो सेकंड है उसमें आ जाता है इंडक्टिव लॉजिक। ठीक है, तो फर्स्ट जो है डिडक्टिव लॉजिक की अगर हम बात करें, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब कि एक आम बात से किसी खास नुक्ते की तरफ जाना। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे हम कह सकते हैं कि तमाम इंसान जो हैं वो फ़ानी है। ठीक है, तमाम इंसान जो हैं वो फ़ानी है। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगी कि मैं भी इंसान हूँ, मतलब मैं भी फ़ानी हूँ। ठीक है, तो मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। इसके अलावा जो इंडक्टिव लॉजिक है वो स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि आज तक
जो है जितने भी मैंने हंस देखे हैं वो सारे सफ़ेद होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकती हूँ कि हंस का रंग जो है वो सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ कि आज तक मैंने जितने भी कौवे देखे हैं वो काले होते हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि कौवे का रंग काला होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आना ये किस में होता है, इंडक्टिव लॉजिक में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी किस चीज़ को डील करती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वैल्यूज़, आपके इकदार जो हैं उसकी जो है नेचर क्या है। मतलब आप वैल्यूज़ कहते हैं सही और गलत के दरमियान फ़र्क करना, ठीक है। सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है, वो आप लोगों ने खुद फ़र्क करना होता है। आप लोगों के वैल्यूज़ इस चीज़ को जज करते हैं कि आप लोगों ने सही रास्ता चुनना है या फिर गलत रास्ता, ठीक है। तो ये आपके जो इकदार हैं, आप लोगों की जो वैल्यूज़ हैं उसको जज करती है। तो इसकी दो सब डिवीजन्स हैं, इसमें एथिक्स आ जाता है और एथेटिक्स आ जाता है। एथिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट्स एंड एग्जामिन्स मॉरल वैल्यूज, यानी कि इंसान क्या करता है, ठीक है, कैसे करता है, या उसके जो मॉरल वैल्यूज है, मतलब उसके जो इकदार में जो चीज़ें आ जाती हैं, या वो अपने आप को सही तरीके पर, सही रास्ते पर लेकर जा रहा है या गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, ये सारा कुछ जो है ये एथिक्स में आ जाएगा, ठीक है। एथेटिक्स की अगर हम बात करें, इसमें वैल्यूज ब्यूटी, नेचर एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस जस्ट लाइक म्यूजिक, आर्ट, डांस, लिटरेचर, थिएटर एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो है ब्यूटी को जो है वैल्यू दी जाती है, नेचर को, कुदरत को, ठीक है। इसके अलावा ये जो एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं इनको वैल्यू दी जाती है कि आप लोग म्यूजिक में कैसे हैं, आर्ट में कैसे हैं, डांस में, लिटरेचर, थिएटर एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो है आगे इनके अंदर कैटेगरीज बनाई गई हैं एथेटिक्स के अंदर। जी, यहाँ तक किसी को किसी बात की समझ ना आई हो तो वो पूछ लें। चलें, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एशियंट एंड मॉडर्न फिलोसफीज इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो हाँ जी, एशियंट एंड मॉडर्न फिलोसफीज इन स्पोर्ट्स। तो इसमें फर्स्ट आ जाती है आइडियलिज्म, ठीक है। ये क्या करती है, इट एडवोकेट्स दैट रियलिटी डिपेंड्स ऑन द माइंड, और माइंड फॉर एग्जिस्टेंस एंड ट्रुथ इज यूनिवर्सल एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये क्या कहती है कि जो चीज़ हकीकत है, ठीक है, वो मतलब आइडियलिज्म जो होती है वो हकीकत पे जो आप लोगों का माइंड है उसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिवर्सली जो है वो क्या सही है, ठीक है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि सूरज जो है वो मशरक से निकलता है, ठीक है। तो ये वाकई सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज मशरक से ही निकलता है। तो इस चीज़ को एडवोकेट करना, इस रियलिटी के ऊपर जो आप लोगों का माइंड जाके स्टॉप करता है, तो ये किस में हम लोग पढ़ते हैं, आइडियलिज्म में। वैसे ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इनको एक्सप्लेनेशन में मैं आगे आप लोगों को सही तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रियलिज्म, ठीक है। तो रियलिज्म की अगर हम बात करें, इट स्ट्रेसेस दैट द लॉज एंड ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड इज रिवील्ड बाय साइंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। यानी कि ये कहते हैं कि जो दुनिया है वो उसमें जो कुछ भी मौजूद है वो पहले से ही मौजूद है। इसमें मतलब इंसान उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, उस चीज़ की तलाश करता है, उसके ऊपर काम करता है, फिर उसकी खोज निकालता है, और है भी ऐसे ही, ठीक है। आजकल जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान पाक में पहले से ही बता दी गई थी, लेकिन आजकल साइंस उस चीज़ को सर्च करती है और फिर प्रूव करती है कि जी वाकई ये चीज़ होने वाली है या ये चीज़ हो रही है, ठीक हो गया। इसके बाद आता है नेचुरलिज्म, a belief that the laws of nature govern life and individual goals are more important than scientific goals, ठीक है। तो कुदरत के जो कवानीन होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर करते हैं, बजाय इसके कि आप जो इंसान के जो हदफ होते हैं, ठीक है, इंसान के जो गोल्स होते हैं वो साइंटिफिक गोल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एक इंसान का आप लोगों ने देखना है उसके लिए नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। ये नहीं देखना कि साइंस ने ये बात प्रूव कर दी है तो बस अब यही लागू होगा, ठीक है। तो आपने उस इंडिविजुअल को उसके गोल्स को देखना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। ओके, इसके बाद प्रैग्मेटिज्म आ जाता है, इट एम्फेसिस रियलिटी एज द सम टोटल ऑफ ईच इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये कहता है कि जो एक फर्द होता है, एक इंसान जो होता है, जो वो प्रैक्टिकल काम करता है, ठीक है,
उनके ज़रिए जो वो सीख रहा होता है एक्सपीरियंसेस, ठीक है, तो ये उसके ऊपर जोर देती है प्रैग्मेटिज्म। मतलब ये कहती है कि आप लोग कोई भी काम करें उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके करें, ठीक है, कोई काम सीखें उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके सीखें, ठीक है, तो ये प्रैग्मेटिज्म जो है इसके ऊपर जोर देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। इट इज़ 20th सेंचुरी फिलोसफी दैट सेंटर्स ऑन इंडिविजुअल चॉइस एंड एडवोकेट्स दैट ट्रूथ एंड वैल्यू आर यूनिकली पर्सनल। तो ये मतलब 20वीं सदी की फिलॉसफी है। इसमें एक फ़र्द के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो उस चीज़ को चुनेगा कि क्या उसके लिए सच है, क्या उसके लिए वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और हर इंसान की, ये कहते हैं कि हर इंसान की जो चॉइसेस होती हैं ना वो अलग होती हैं। हर इंसान के लिए हकीकत, एक चीज़ की हकीकत अलग होती है, एक चीज़ की वैल्यूज़ जो होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर मैं टू द पॉइंट आप लोगों को कुछ एक पॉइंट्स बता दूं, इनमें से कुछ पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक फाउंडर्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइडियलिज्म के फाउंडर कौन है? प्लेटो हैं, ठीक है। रियलिज्म के अरिस्टोटल हैं, नेचुरलिज्म के रोसो हैं, प्रैग्मेटिज्म के चार्ल्स पर्स हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो हैं वो सोरेन किरकेगार्ड हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के मैंने नाम दिए हैं, जिन्होंने मतलब मेजर फाउंडर्स ये हैं जो यहाँ पर इस लाइन में फर्स्ट लाइन में मौजूद हैं, और एक्सपोनेंट्स जिन्होंने उनके साथ मिलकर जो है काम किया था, ठीक है, जिन्होंने उस फिलॉसफी में उनका भी कहीं ना कहीं किरदार मौजूद है। ओके, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं तो आइडियलिज्म जो है फुल बिलीव इन गॉड, वो यानी कि खुदा पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हर चीज़ खुदा ने बनाई है, जो जो चीज़ें खुदा ने मुकर्रर की हैं बस वही होगा। मतलब उनका फुल बिलीव जो है, उनका पूरा यकीन जो है सिर्फ खुदा के ऊपर होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यूज़ आर एक्सटर्नल एंड दे नेवर चेंज, कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, हमारे जो अक़दार होते हैं, ठीक है, वो बैरूनी होते हैं और वो कभी तब्दील नहीं होते, वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। मतलब हम उनको सही और गलत में तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है, वो जो है वैसा ही रहेगा, ठीक हो गया। इसके बाद है यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, तो जो कायनात है वो किसने बनाई है? वो खुदा ने बनाई है, ठीक है। इसके बाद रियलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? ये कहते हैं सोल एंड गॉड डू नॉट एग्जिस्ट। ये कहते हैं कि रूह और खुदा दोनों चीजें मौजूद ही नहीं है, इनका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। वैल्यूज आर परमानेंट एंड ऑब्जेक्टिव, तो वैल्यूज जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं और उनका कोई ना कोई खास एक मकसद होता है, मतलब इनमें आप लोग तब्दीली नहीं कर सकते। फिजिकल यूनिवर्स इज ऑपरेटेड बाय नेचुरल लॉज, तो जो आप लोगों की यूनिवर्स है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्स में इस टाइम जो तब्दीलियां हो रही हैं वो कुदरती कवानीन के मुताबिक हो रही हैं। अब यहाँ पर ये गॉड पर भी यकीन नहीं रखते और उधर से कह रहे हैं कि जो आप लोगों की यूनिवर्स है वो कुदरती कवानीन के मुताबिक चल रही है, ठीक है। तो ये रियलिज्म का जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ओके, नेचुरलिज्म की अगर हम बात करें, नो बिलीव इन गॉड, तो नेचुरलिज्म में भी जो है ये खुदा पर यकीन नहीं करते। डू नॉट बिलीव इन वैल्यूज, ये कहते हैं इकदार की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इकदार जो है सही और गलत का कोई एक इनके नज़दीक कंसेप्ट नहीं है, ठीक हो गया। यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय नेचर, तो ये कहते हैं कि कुदरत ने जो है कायनात को बनाया है। अब यहाँ पर भी ये खुदा को भी नहीं मान रहे, कि वो कहते हैं कि हमारा खुदा पे यकीन नहीं है, और दूसरा कह रहे हैं कि जो कायनात है वो किसने बनाई है? वो कुदरत ने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो कायनात है वो पहले से ही मौजूद थी, उसमें कोई खुदा का कोई रोल नहीं है। ओके, बिलीव इन गॉड टू सम एक्सटेंट, तो प्रैग्मेटिज्म जो है इसमें ये किसी हद तक खुदा पर यकीन रखते हैं, ठीक है। इसमें ये कहते हैं वैल्यूज आर चेंजेबल एंड क्रिएटेड बाय मैन, कि आपके इकदार जो हैं वो इंसान खुद बनाता है, उनको खुद तब्दील कर सकता है अपनी मर्जी से, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द को देखकर वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है, ठीक है। यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय मैन, तो ये कहते हैं कि जो कायनात है वो इंसान ने बनाई है, ठीक है, क्योंकि वो किसी हद तक गॉड के ऊपर यकीन करते हैं, बट इनके नज़दीक जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, वो इंसान ने बनाई है। ओके, एग्जिस्टेंशियलिज्म, मैन इज सुप्रीम, इनके नज़दीक इंसान ही सब कुछ है, ठीक है।
वैल्यूज शुड बी फ्रीली चूजन बाय मैन। तो इसमें ये वही बात है कि वो कहते हैं कि इंसान खुद अपनी मर्जी से वैल्यूज चूज कर सकता है, चाहे वो अच्छा रास्ता चुने चाहे वो बुरा रास्ता चुने, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसमें कहते हैं मैन इज सेंट्रल, मतलब कि जो भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो उसमें सिर्फ इंसान का ही आप लोगों ने देखना है, इंसान का ही फायदा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं, ये जो फिलोसफीज हैं बेसिकली ये सारी नॉन मुस्लिम्स ने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने जो है इस चीज को नहीं देखना कि इसमें अल्लाह पाक का या खुदा का जिक्र हो रहा है, ये कुछ भी ऐसा, ठीक है। फिलोसफीज ऐसी ही होती हैं, ये नॉन मुस्लिम्स की क्रिएशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बात करें एजुकेशनल प्रिंसिपल की, ठीक है। तो इसमें जो है टीचर सेंटर एजुकेशन आ जाती है, मतलब कि जो आपकी आइडियलिज्म है उसमें टीचर ही सब कुछ होगा, ठीक है। टीचर जो कहेगा वही करना होगा। इसमें स्टूडेंट को नहीं देखा जाता कि उसको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, उसका कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। इसमें जस्ट जो है टीचर को सामने रखा जाता है। इम्फेसिस बुकिश नॉलेज, यानी कि ये किताब पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और अक्सर जो है कुछ ऐसे भी आप लोगों ने टीचर्स देखे होंगे कि जो बस सिर्फ किताब से पढ़ाते हैं, ठीक है, और वो पर्सनली कुछ भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ किताब से ही पढ़ाते हैं। तो ये ज़्यादातर जोर जो है ये सिर्फ बुकिश नॉलेज के ऊपर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चाइल्ड सेंटर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि बच्चा जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। बच्चे के ऊपर तवज्जो आपने देनी है, बच्चा जो कहेगा वही आप लोगों ने करना है। तो इसमें वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन आ जाती है, मतलब बच्चे को जो है प्रैक्टिकली कोई ना कोई काम सिखाया जाता है या उनको करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप लोग वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, तो उसमें आप अपनी मर्जी का जाके जो है चूज करते हैं। जैसे गर्ल्स हैं, कोई सिलाई सीख रही हैं, कोई पार्लर का सीख रही हैं, कोई कंप्यूटर का सीख रही हैं, ठीक है। बॉयज हैं, वो कोई टेक्निकल सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रिक सीख रहा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है। तो यहाँ पर यानी कि आप बच्चा जो है अपनी मर्जी से जो सीखना चाहता है उसको सीखने में। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें भी चाइल्ड सेंटर है, मतलब बच्चे के ऊपर होता है सब कुछ, ठीक है। अपोज बुकिश नॉलेज, तो इसमें वो कहते हैं कि बुक के ऊपर, किताब के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, इसमें भी थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आ जाता है। इसके बाद चाइल्ड, इसमें भी चाइल्ड सेंटर आ जाता है, ठीक है। ये भी बच्चों के ऊपर जोर देता है। एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस आ जाता है इसमें, कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करवाएं ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने एक्सपीरियंस से जो है नई चीजें सीख सकें। ओके, चाइल्ड सेंटर एंड सेल्फ एक्सपीरियंसेस, तो इसमें भी जो है वो कहते हैं कि ये चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है बच्चा जो अपने एक्सपीरियंस, जो भी वो काम करेगा वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, ठीक हो गया। तो ये एजुकेशनल प्रिंसिपल थे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन के। इन फिलोसफीज के अंदर मेन मकसद क्या है, एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो क्या है। तो इसमें फर्स्ट पे आ जाता है करेक्टर डेवलपमेंट, विल पावर डेवलपमेंट, यानी कि उसके जो शख्सियत होती है उसकी आप लोगों ने डेवलपमेंट करनी होती है, उसकी विल पावर की, वो किसी अगर कोई मुश्किल वक्त उनके उसके ऊपर आ जाए तो वो उस मुश्किल वक्त के अंदर सही फैसला कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज की डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनसाइट एंड साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट। क्या इसमें शख्सियत, सॉरी यहाँ पर करेक्टर था किरदार, ठीक है। पर्सनैलिटी शख्सियत की डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि एक बच्चे का जो एटीट्यूड है वो कितनी गहराई तक किसी चीज को सीख रहा है, ठीक है, या साइंसी तरीके से वो किसी चीज को कैसे सीख रहा है। तो ये इसमें जो है, चूंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, जो बच्चा खुद चूज करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने उसकी गहराई और साइंस को सामने रखते हुए उसकी डेवलपमेंट की, उसकी एटीट्यूड की डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है एक जो फर्द है, एक जो बच्चा है, उसकी डेवलपमेंट आप लोगों ने करनी होती है, यानी कि उसकी कौन कौन सी ज़रूरियात हैं, उसको उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां उसको उसके अंदर होनी चाहिए, ये सारी डेवलपमेंट जो है उसके अंदर आ जाती है, मतलब इंडिविजुअल की डेवलपमेंट आ जाती है। और इसके अलावा सेंसरी डेवलपमेंट, मतलब कि जो उसकी सेंसेस हैं, ठीक है, उसके हवाले से आप लोगों ने उसकी डेवलपमेंट करनी है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायनेमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये यानी कि माशरे के अंदर किस तरह से रहना है, किसी चीज़ को कैसे देखना है, तो ये डेवलपमेंट इसमें आ जाएगी। लास्ट पर हमारे पास आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट बीइंग, के इंसान अपने आप को पहचाने, अपनी सलाहियतों को पहचाने, खुद को देखे और अपनी जो है ज़ात के लिए या आज़ादी का जो एक फैक्टर है वो उसके अंदर सिखाया जाता है। ये एक मकसद होता है एजुकेशन का। ओके, इसमें एक मिनट जी, इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेशन एंड लेक्चर मेथड, ये टीचिंग मेथड भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी फिलॉसफी के जो हैं कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं। ठीक है, कन्वर्जेशन एंड लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, प्ले वे मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि यहाँ पर जो है कन्वर्जेशन लेक्चर, यानी कि आप लोग बातचीत करके या फिर जिस तरह से अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप खामोश हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लेक्चर मेथड होता है, ये इसमें आ जाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट दिया जाता है या फिर आप लोग जो है ऑब्जर्वेशन मेथड करते हैं कि प्रैक्टिकली उनके सामने कोई चीज़ परफॉर्म हो रही होती है और वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर आप उन्हें खुद ही कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं और वो उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है प्ले वे मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आप उनको कोई चीज़ खेलने के लिए दे दें, जस्ट लाइक कि जैसे पजल हो गई। ठीक है, या वर्ड्स जो मिक्स होते हैं उनको उनसे एक लफ्ज़ बनाना। ठीक है, लेटर्स से लफ्ज़ बनाना, इस तरह की चीज़ें देना। कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम दे दें जिसका वो सोल्यूशन निकाल ले, जस्ट लाइक मैथमेटिकल जो है वर्क आप उनसे करवा सकते हैं। तो ये इसमें आ जाता है टीचिंग मेथड के लिए। अच्छा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ज़ाहिर है आप जब बच्चे को खुद ही काम करने देंगे, जैसे कि माशरे में वो खुद ही जो है सीख जाएगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका मतलब है ये गलत है। ठीक है, ये माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, अगर मैं ये करूँगा तो इसमें जो है मेरी तारीफ होगी, इसमें मेरी भलाई होगी, माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने एक्सपीरियंसेस से खुद ही सीखता रहेगा। ओके, डायलॉग एंड डिस्कशन मेथड, यानी कि आप उनको कोई एक पॉइंट दे दें और उसके ऊपर वो बहस करें। ठीक है, यानी कि बहस व मुबाहिसे का जो एक होता है मेथड, वो इसमें आ जाता है। जी, यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ ना आई हो आप लोगों को इन फिलॉसफीज की? ऐसे मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितनी इजी हो सके आप लोगों को उतना इजी करके दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल है फिलॉसफी जो है। ओके जी, नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। फिलॉसफीज अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के नज़दीक जो है फिलॉसफीज क्या हैं? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें फर्स्ट हमारे पास जो फिलॉसफी है वो है आइडियलिज्म। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। सिंस रीजनिंग एंड मेंटल प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ, the physical therapist use idealism in working with client to set realist goals, persist in their movement experience, and realize that only by dealing with temporary discomfort they can they recover as fully as possibly। ठीक है, तो इसको अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, यानी कि अपने आसान अल्फाज में बताऊं, तो आइडियलिज्म क्या कहती है कि जो फिजिकल जो आप लोगों के फिजियोथेरेपिस्ट्स होते हैं या फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके मुताबिक या उनके ख्यालात का इस्तेमाल करते हुए जो है वो क्या करते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, ठीक है, हकीकत पसंदाना अहदाफ जो होते हैं वो मुकर्रर करते हैं। ठीक है, उनके नज़दीक जो भी हकीकत पसंदाना अहदाफ होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो रेफ़र करते हैं या वो मुकर्रर करते हैं उनके लिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है उनको मतलब ये कहते हैं, उनको ये कहते हैं या इसके ऊपर वो जोर देते हैं कि जो भी उनको मूवमेंट एक्सपीरियंस दी जाती हैं या हर की जो मशकें दी जाती हैं उनके ऊपर ही आप लोगों ने रहना है। मतलब जो भी एक फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप लोगों को कोई चोट आई है, ठीक है, इजी वर्ड्स में मैं बताऊँ, आपको कोई चोट आई है, ठीक है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कुछ एक एक्सरसाइजेज देगा कि ये आपने एक्सरसाइजेज करनी है।
ठीक है, तभी आपकी ये जो चोट है ये रिकवर होगी। ठीक है, तो मतलब वो कहता है कि जो गोल्स वो सेट करते हैं, जो बातें वो कहते हैं, वही आप उन्हीं के ऊपर आप लोगों ने रहना है। जो वो आप लोगों को जो एक्सरसाइजेज बताते हैं वही आप लोगों ने करनी है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोग जो है टेम्पररी डिस्कम्फर्ट तो ले लेंगे। ठीक है, मतलब उस वक्त जो आप लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद आप लोग मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, आप मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, इस बात की समझ आई है। जैसे कि आप लोगों को चोट लगी है, जस्ट लाइक कि आप लोगों की हड्डी के ऊपर फ्रैक्चर आ गया। ठीक है, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आपने कोई गेम करते हुए आपके साथ ये इंसिडेंट हो गया, तो वो आपको क्या कहेगा कि आपने आराम करना है। और उस टाइम जैसे पाँव में मोच आती है, तो अक्सर पाँव में जब मोच निकालते हैं, तो जिनको आई हुई है उनको पता होगा कि उस टाइम कितनी तकलीफ होती है। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी यही कहते हैं कि उस टाइम की जो वक्ती तकलीफ होती है उसको आप बर्दाश्त कर लिया करें। इसके बाद जो है आप लोगों के लिए फुली रिकवरी हो जाएगी, यानी कि वो वक्ती तकलीफ जो है आप लोगों के लिए बाद में सेहत का बायस बनेगी। और जो एक्सरसाइजेस वगैरह आप लोगों को बताई जाती हैं सिर्फ वही किया करें, उसके अलावा आप लोग कोई मूवमेंट्स परफॉर्म ना किया करें। ठीक हो गया? Okay, the idealist and the sports psychologist understand reality is more mental than physical. So, helping elite athletes manage the mental side of putting a golf ball or kicking a field goal is vitally important. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पोर्ट आइडियलिस्ट हैं और जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि किसी चीज को फिजिकली परफॉर्म करने से पहले उसको ज़हनी तौर पर यानी कि उस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। जस्ट लाइक कि एक गोल्फ जो प्लेयर है, ठीक है, वो गोल्फ बॉल जो है उसको हिट करता है। ठीक है, तो वो कैसे वहां तक पहुंचेगी, ये जाहिर है वो उस चीज को पहले सोचेगा कि मैं इस एंगल से मारूं, यहाँ पर खड़े होके मारूं, ये करूं, तो तब जाके ये जो बॉल है वो अपने जो भी पॉइंट है उसके ऊपर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से किकिंग अ फील्ड गोल इज वाइटली इंपॉर्टेंट, यानी कि आप लोग किसी फील्ड के अंदर हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आप लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी होगा कि मैं किस तरह से किक मारूं कि मेरा गोल हो जाए। ठीक है, तो ये इसमें जो है ये थोड़ा सा मेंटल जो है आप लोगों की एबिलिटी उसके ऊपर जोर देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी इसमें क्या आ जाती है, इसमें साइमल्टेनियस डेवलपमेंट विद द माइंड, यानी कि आपके जिस्म के साथ साथ आपके दिमाग की भी जो है डेवलपमेंट होती है, मतलब आपके बॉडी पार्ट्स को आपके माइंड के साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक हो गया? इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, डेवलपिंग पर्सनैलिटी एंड द माइंड, तो शख्सियत की भी डेवलपमेंट होती है इसके अंदर आपके माइंड की भी जो है डेवलपमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रियलिज्म। ठीक है, तो रियलिज्म की अगर हम बात करें, द एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट यूज द साइंटिफिक मेथड इन इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स in order to understand positive and negative effect on the body। ठीक है, तो अब एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट क्या करता है, यानी कि वो ऐसे साइंसी तरीके इस्तेमाल करता है या वो साइंसी तरीकों से जो है ये जांचने की, ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है कि कारकर्दगी को जो बढ़ाने वाली दवाएं होती हैं, ठीक है, उनका जिस्म पर असरात अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो डोपिंग का एक फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर, तो उसमें जो है जो वेट उठाने वाले होते हैं या बॉक्सर्स होते हैं या जो जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ एक ड्रग्स जो हैं वो इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट ये चीज़ जो है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या इस ड्रग के ज़रिए या इस दवाई के ज़रिए इस बंदे की बॉडी के ऊपर इसका पॉजिटिव असर आएगा या फिर उसका नेगेटिव असर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रियलिज्म में आ जाती है। Prior to beginning an exercise program, a personal trainer will assess the capabilities of the client, and as would a realist continue to use measurement to determine progress made in achieving personal fitness goal। जी, तो इसमें जो अगर इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो जो पर्सनल ट्रेनर होता है, ठीक है,
वो वर्जिश शुरू करने से पहले क्या करता है, जो उसके पास क्लाइंट आया हुआ है, ठीक है, उसकी वो चेक करता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, ठीक है, ये कितनी उसके अंदर कुव्वत है, ये कितनी उसकी सलाहियत है, ठीक है। पहले वो इस चीज को चेक करता है, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर उसकी मेजरमेंट करके उसके बाद जो है वो जो भी फिटनेस गोल्स होते हैं वो आपको बताता है कि जी ये इस तरह से आप लोगों ने जो है अपनी बॉडी को फिट रखना है, ठीक है। जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं वो पहले एक इंसान को जज करते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज को जज करते हैं, उसकी सलाहियतों को, ठीक है, उसकी ताकत को, उसकी कुव्वत को, और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइजेस वगैरह ये जो कुछ भी वो बताते हैं खाने पीने के हवाले से, एक्सरसाइजेस के हवाले से, वो सारा कुछ उसके बाद उस क्लाइंट के हिसाब से जो है उसको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे इसमें हमारे जिस्म के हवाले से क्या इम्पोर्टेंस है, एम्फेसिस ऑन होल इंडिविजुअल, यानी कि इसमें पूरे एक इंसान के ऊपर तवज्जो दी जाती है, ठीक है, उसकी मुकम्मल तौर पर जो है डेवलपमेंट की जाती है। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू मीट द रियलिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि दुनिया में जो जिंदगी की हकीकत है, ठीक है, उसके लिए जो है एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को तैयार करना, ये इनका रियलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरलिज्म, ठीक है। तो नेचुरलिज्म में क्या आ जाता है, कुदरत में क्या आ जाता है, lakes, mountains and other outdoor settings provide a wealth of opportunities where recreation specialists use natural settings as learning laboratories, so individuals can expand their skills while enjoying leisure time, ठीक है। तो जाहिर है कुदरत के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें जो कुदरती जगह होती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक लेक्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, यानी कि झीलें हो गई, पहाड़ हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी जो जगह होती है ना, वो खेलने के लिए या सीखने के लिए जो है बहुत ही एक बेहतरीन मौका दे रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक अलग ही इंसान के अंदर जो है जोश और जज्बा होता है, ठीक है। तो ये जो रिक्रिएशनल स्पेशलिस्ट होते हैं, जो तफरीही माहिरीन होते हैं, वो इन जगहों को सीखने का जरिया बनाते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जो रिक्रिएशनल स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनके ऊपर भी ध्यान देना है कि स्पेशलिस्ट वो किस फील्ड का है। तो रिक्रिएशन का है, तफरीह जो माहिर है वो ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जो नेचर से जुड़ी हुई होती हैं, कुदरत से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और वहां पर जो है वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज या मुख्तलिफ चीजें सिखाते हैं ताकि लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से नई महारतें भी सीख लें, और अपना जो उनका फारग वक्त होता है, जो उनका लेयर टाइम होता है, उसको इंजॉय भी करें, उनको बोर ना लगे, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों को फिलॉसफी बोर लग रही है, वो मुझे पता चल रहा है। तो इस तरह से यानी कि उनको इस तरह से सिखाया जाता है, ऐसी जगहों पर लेकर जाया जाता है ताकि वो सीख भी लें और बोर भी ना हो, अपने फारग वक्त को इंजॉय भी कर लें, ठीक है। तो इसमें आ जाता है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एग्री विद फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म एंड आर रेडीनेस टू लर्न एज दे इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स इन डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट मूवमेंट एक्टिविटीज। जी, तो इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर्स भी आ जाते हैं नेचुरलिज्म में, ठीक है। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी कुदरती माहौल और उम्र के मुताबिक जो है सरगर्मियों पर जोर देते हैं। मतलब एक जो बच्चा है उसकी एज क्या है, ठीक है, एक बच्चा 6 साल का, एक बच्चा 8 साल का, एक बच्चा 10 साल का, तो यानी कि जो उनकी एज है, जो उनके उम्र बन रही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करवाते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं ताकि बच्चा बेहतर तौर पर सीख सके, ठीक है, और इसके अलावा वो सेहतमंद भी रहे, ठीक हो गया। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करें, यानी कि इसमें बॉडी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, यानी कि अगर आप लोग अच्छा ज़्यादा यानी कि आले दर्जे की तालीम हासिल करना चाहते हैं या आले दर्जे की तालीम आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है जिस्मानी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। जो आप लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। किस लिए? क्योंकि एक बच्चा जो है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करता है, अगर आप उसको क्लास में देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, बजाय इसके कि एक बच्चा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो वो थोड़ा सा सुस्त सुस्त और अजीब सा उसका बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप लोग बाकी चीज़ें सीखना चाहते हैं, ठीक है,
या बहुत ही म्यारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट आपने करना है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, डेवलपिंग द होल पर्सन, यानी कि पूरे जो इंसान है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर आप लोगों ने तवज्जो देनी है। जी नेक्स्ट हमारे पास प्रैग्मेटिज्म आ जाती है। प्रैग्मेटिज्म हमें क्या कहती है कि एथलेटिक डायरेक्टर्स, ठीक है, जो एथलेटिक डायरेक्टर्स होते हैं आर क्वाइट प्रैग्मेटिक इन अंडरस्टैंडिंग दे मस्ट जनरेट इंक्रीज्ड रेवेन्यूज, दे मस्ट जनरेट इंक्रीज्ड रेवेन्यू, सॉरी ये डबल आ गया, ठीक है, फ्रॉम टिकट सेल्स, broadcast rights, corporate sponsorship and private donation to adequately support their teams, ठीक है। तो अब ये जो एथलेटिक डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो इंतज़ाम करते हैं या मुंतज़मीन जिसे कहते हैं, ठीक है, जो उस टाइम मुनज़्ज़म करते हैं कोई भी एक एक्टिविटी को, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि टीमों को सपोर्ट करने के लिए जो है ना, ये कहते हैं कि पैसा ज़रूरी होता है, ठीक है, ये कहते हैं कि किसी भी टीम को सपोर्ट करने के लिए पैसा जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये इसलिए वो क्या करते हैं कि जब आप लोग कहीं पर कोई प्रोग्राम देखने के लिए जाते हैं, जस्ट लाइक मैच देखने गए हैं, तो वहाँ पर टिकट होती है, ठीक है, टिकटें रख देते हैं मैच के ऊपर, या फिर इश्तेहारात वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, या फिर वो स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं डिफरेंट कंपनीज की ताकि उनकी हेल्प हो जाए, उनको कुछ पेमेंट मिल जाए, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? ये एथलेटिक डायरेक्टर्स का होता है, ठीक हो गया। इसके बाद डायरेक्टर्स ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज रियलाइज पार्टिसिपेंट्स आर प्रैक्टिकल एंड pragmatic अबाउट यूज ऑफ leisure टाइम as they seek to enjoy pleasurable, convenient activities with friends such as playing on a softball team or using walking trails, ठीक है जी। जो आप लोगों के डायरेक्टर्स होते हैं रिक्रिएशन के हवाले से, यानी कि जो रिक्रिएशनल डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि लोग जो है वो इस बात को जानते हैं कि लोग जो होते हैं वो अपना फारिग वक्त ऐसी सरगर्मियों में गुजारना चाहते हैं जो आसान हो, ठीक है, दिलचस्प हो और अपने दोस्तों के साथ वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ये रिक्रिएशनल जो डायरेक्टर्स होते हैं इनको इस चीज़ का पता होता है, तो इसीलिए वो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं पार्टिसिपेंट्स को जो कि प्रैक्टिकल भी होती हैं, ठीक है, आसान भी होती हैं, उसमें आप लोग इंजॉय भी कर सकते हैं और अपनी फ्रेंड्स के साथ उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटी को, ठीक हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द इफेक्टिवनेस, यानी कि आप अगर कोई चीज़ बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ परफॉर्म करें, ठीक हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है? हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो जाहिर है जिस तरह से वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को सीखेगा या परफॉर्म करेगा तो बच्चा क्या है कि जो एक माशरा है उसका बहुत ही अच्छा मेंबर बनेगा और एक फंक्शनल मेंबर जो है सोसाइटी का बनेगा। ओके जी, लास्ट है हमारी, ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, आखिरी फिलॉसफी हमारी इसमें जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म हमारी लास्ट फिलॉसफी है। वाइल हेल्थ एजुकेटर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग सिलेक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन फूड्स एंड फिजिकल एजुकेटर्स एम्फेसिस engaging in daily physical activities, each individual makes choices with the full realization of the consequences of these choices on their health and well-being। जी यहाँ पर दो हमारे पास आ जाते हैं, एक हेल्थ एजुकेटर्स आ जाते हैं और दूसरा हमारे पास फिजिकल एजुकेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हेल्थ एजुकेटर्स की अगर हम बात करें, जो सेहत के माहिरीन होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अच्छी और मुतवाज़न जो खुराक होती है, ठीक है, उसकी सिलेक्शन करनी चाहिए, उनका इंतखाब ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा जो फिजिकल एजुकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं कि रोज़ाना वर्जिश करने पर जोर देना चाहिए, ठीक है, डेली आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए क्योंकि इसमें जो सॉरी वो कहते हैं कि रोज़ाना जो है वर्जिश करनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ पर वो जोर देते हैं। लेकिन इसमें जो है ना हर शख्स फैसला करता है कि वो क्या खाए, कितना वर्जिश करे और इसके नतीजे अपनी सेहत पर वो बर्दाश्त करता है। मतलब कि अब मेरी मर्जी है कि मैं एक दिन के अंदर कितना खाऊं,
ठीक है। हेल्थ एजुकेटर ने मुझे बता दिया, लेकिन अब मेरी अपनी मर्जी है कि मैं कितना खाऊं, ठीक है। अब फिजिकल एजुकेटर ने मुझे बता दिया कि ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है, अब मेरी मर्जी है कि मैं किस हद तक करूं, ठीक है। जितना उन्होंने बताया उतना करूं या उससे ज्यादा करूं, ठीक है। और फिर उसके जो ज़ाहिर असरात होते हैं वो फिर हम लोगों ने खुद ही बर्दाश्त करने होते हैं, ठीक है। उन्होंने तो हमें सही और गलत बता दिया, ठीक हो गया। इसके बाद है while an athletic trainer can inform an athlete about the rehabilitation program to be completed, athletes must accept personal responsibility and demonstrate self-discipline to complete the exercises and adhere to the rehabilitation program to return to competition। जी, यहाँ पर एथलेटिक ट्रेनर की बात हो रही है, ठीक है। तो एथलेटिक ट्रेनर क्या करता है, वो क्या करता है कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करवाता है, ठीक है। यानी कि जो अगर आप लोगों को कोई चोट लगी है या कोई भी आप लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ भी हुआ है, तो उसकी रिहेबिलिटेशन मतलब उस आप लोगों को उस रिहेबिलिटेशन कहते हैं बहाली को, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए, ठीक है। बहाली का यानी कि जो प्रोग्राम होता है वो समझाया जाता है या समझा जा सकता है। लेकिन खिलाड़ी जो होता है ना, खिलाड़ी को खुद जिम्मेदारी लेनी होती है कि उसने नज़्म ज़ब्त दिखाना है, ठीक है। उसने जो उसको एक्सरसाइजेज दी गई हैं वो उसने कंप्लीट करनी होती है, उसने मुकम्मल करनी होती है, ठीक है, ताकि वो दोबारा जो है उस गेम के अंदर रिटर्न हो सके। जैसे कि अभी एक जो है मैच ख़त्म हो गए, ठीक है, किसी भी किस्म के मैच थे, तो उसमें जो है ये नहीं होता कि आप एक प्लेयर हैं, आपके मैचेस खत्म हो गए हैं, टूर्नामेंट्स खत्म हो गए हैं, तो आप जाके जी बस सोएं खाएं पिएं बस और कुछ ना करें, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि आप लोगों ने डेली बेसिस पर मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज करनी होती हैं, अपने आप को फिट रखना होता है, अपनी बॉडी को फिट रखना होता है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम टूर्नामेंट्स हो तो आप उसमें इस काबिल हों कि आप वापस आके वहां पर पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। ना कि आप उस एक अचीवमेंट की बेस पर इतने बेढंगे हो जाएं कि आपको दोबारा वो टीम में भी ना रखें, ठीक हो गया। तो ये एथलेटिक ट्रेनर का काम होता है कि वो हमें बताता है कि आप लोगों ने कौन कौन सी जो है एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी डाइट लेनी है, ठीक है, या आप लोगों ने अपने आप को किस तरह से डिसिप्लिन रखना है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी की अगर हम बात करें, फ्रीडम टू चूज एक्टिविटी एंड बी क्रिएटिव, यानी कि जो भी सरगर्मी है उसका अपने इंतखाब खुद करना होता है, ठीक है। और अपनी जो आपकी जो क्रिएटिव जो एक्टिव सलाहियतें होती हैं, ठीक है, जो क्रिएटिविटी होती है इंसान के अंदर, ठीक है, उनका इस्तेमाल भी आप लोगों ने खुद ही करना है इसमें, यानी कि आप लोगों को आज़ादी होती है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है assisting students to become actualizing independent being, यानी कि इसमें जो है जो स्टूडेंट होते हैं उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वो खुद मुख्तियार होता है, ठीक है, खुद मुख्तार होता है, और उसको अपने ऊपर एतमाद होता है, मतलब मैं कोई काम करूंगा तो वो कैसा होगा, ठीक है। मतलब इस हद तक बच्चे को बना दिया जाता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आज थोड़ा सा टफ था, फिलोसफीज थी, फिलोसफीज ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। मैं इसके MCQs अभी आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। मैम स्लाइड्स भी शेयर करेंगे ग्रुप में? जी, आप लोगों को मैं PDF फाइल यानी कि जो आप पावर पॉइंट है ना, इसकी जैसे आप लोगों को पढ़ाया है ऐसे ही आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। मतलब आपकी ईमेल जो आप लोगों ने दी है ना उसके ऊपर शेयर किए जाएंगे, ये आप लोगों ने ख्याल करना है। अभी ये रिकॉर्डिंग भी जो है ये भी सुबह इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी और आप लोगों की ईमेल के ऊपर, और जो स्लाइड्स हैं वो भी आपकी ईमेल के ऊपर शेयर किए जाएंगे। लेकिन जो MCQs हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे अभी।